आज पोद्दार परिवार में सब कुछ थम सा गया था। अदालत का हर कोना, जज का हर एक शब्द और विरोधियों की मुस्कान, सब अरमान के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसका प्यार, उसके अभीरा, उसकी जिम्मेदारी सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर थी, और वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। सोचकर देखिए उस इंसान के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ मिट रहा हो। पिछली रात अरमान ने शायद ही एक पल भी चैन से गुजारा था। उसकी आंखों में अभीरा का दर्द, उसकी बेगुनाही की पुकार और अपनी हार का कड़वा एहसास साफ छलक रहा था। कोर्ट में देर से पहुंचने पर उसने जज से माफी मांगी। क्रिश और तान्या, जो अब तक पोद्दार परिवार के सबसे प्यारे सदस्य दिखते थे, उनके चेहरों पर उदासी की एक पतली सी परत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे अरमान भांप नहीं पा रहा था। जैसे ही जज ने कार्रवाई शुरू करने को कहा, अरमान बोलने को हुआ, लेकिन उस पर जैसे जोर का चक्कर आया। उसने माफी मांगी और पानी पिया। अभीरा कटघरे में खड़ी घबराकर पूछ बैठी, क्या हुआ अरमान? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरमान ने खुद को संभाला। मैं ठीक हूं अभीरा, बस थोड़ा इंतजार करो, हम दोनों बहुत जल्दी घर वापस जाएंगे। और फिर अरमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अदालत में जोश के साथ दलील रखी, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट अभीरा एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनके ऊपर लगाया गया इल्जाम पूरी तरह बेबुनियाद है। इनके पास अंजुमन को मारने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन विपक्ष का वकील तुरंत कूद पड़ा, माय लॉर्ड, अभीरा के पास वजह थी। अभीरा ने एक बार अंजुमन से शादी कैंसिल की थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ और इन्होंने अंजुमन को मार डाला। अरमान ने तुरंत पलटवार किया, माय लॉर्ड, पहली बार अंजुमन ने खुद शादी कैंसिल की थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने की वजह बताने के लिए मैं एक गवाह को बुलाना चाहता हूँ। जज ने इजाजत दी। अरमान ने फैमिली कोर्ट के रजिस्ट्रार को कटघरे में बुलाया। रजिस्ट्रार ने बताया, माय लॉर्ड, अभीरा शादी के दिन बहुत खुश थी, लेकिन अंजुमन ने उसे रोका था और उसे बाहर लेकर गया था। अरमान ने साबित कर दिया कि दूसरी बार भी अंजुमन ने ही शादी कैंसिल की थी। इसके बाद अरमान ने एक ऐसा सबूत पेश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि शादी रुकने के बाद अभीरा अंजुमन के गले लग रही थी। अरमान ने दलील दी, माय लॉर्ड, इस फुटेज से साबित होता है कि शादी रुकने के बाद भी अभीरा और अंजुमन के बीच कोई मनमुटाव नहीं था, इसलिए अभीरा के पास अंजुमन की जान लेने की कोई वजह नहीं थी। क्रिश और तान्या के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ विद्या, कावेरी और मायरा घर में भगवान की आरती कर रही थी। मायरा ने मासूमियत से कावेरी से कहा, दादी सा, अब पूरी सच्चाई और मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मम्मा जल्दी से घर आ जाए। कावेरी और विद्या ने हाथ जोड़कर भगवान से गुहार लगाई कि अभीरा को निर्दोष साबित कर दीजिए और उसे इंसाफ दिला दीजिए। उसे वो खुशहाल जिंदगी दे दो जिसकी वो हकदार है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई अभीरा की वापसी का इंतजार कर रहा था। गीतांजलि दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो इस परिवार का हिस्सा ही ना हो। कोर्ट में अरमान ने कैफे की वेटर को बुलाया और पूछा कि क्या अंजुमन की कॉफी उसने लाकर दी थी। वेटर ने हाँ कहा। तभी अरमान ने वेटर पर अंजुमन के मर्डर का इल्जाम लगा दिया। वेटर सहम गया, माय लॉर्ड, मैंने सिर्फ टेबल पर कॉफी रखी थी। वो कॉफी शेफ ने बनाई थी और कई लोगों के हाथों से गुजरी थी। आप उन लोगों से सवाल कीजिए। अरमान ने होशियारी से कहा, जब कॉफी इतने लोगों के हाथों से गुजरी थी तो अभीरा पर इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? इसके बाद अरमान ने जज से साफ कहा, माय लॉर्ड, अभीरा अंजुमन के मौत के समय उनके साथ थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभीरा ने ही उनकी जान ली है। अभीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तान्या और क्रिश घबरा गए। तभी क्रिश का वकील रजिस्ट्रार को वापस बुलाता है और पूछता है, क्या आपको शादी के दिन अभीरा के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा? रजिस्ट्रार ने एक बम फोड़ दिया। उस दिन अभीरा शादी के डॉक्यूमेंट गाड़ी में भूल गई थी और अंजुमन की जगह अरमान का नाम लिख दिया था। अरमान चौंक गया। अभीरा परेशान हो गई। इसके बाद वकील ने क्रिश को कटघरे में बुलाया और पूछा, माय लॉर्ड, अंजुमन अभीरा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अभीरा ने शादी के फॉर्म में किसी और का नाम कैसे लिख दिया? क्रिश ने अपने अभिनय का प्रदर्शन करते हुए कहा, माय लॉर्ड, अंजुमन अभीरा की प्राथमिकता नहीं थी। ये सिर्फ अपनी साड़ी के बिजनेस के लिए उनसे शादी कर रही थी। अरमान बीच में रुका, माय लॉर्ड, इन बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जज ने विपक्ष को जारी रखने के लिए कहा। क्रिश ने आगे बताया, माय लॉर्ड, अंजुमन ने अभीरा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तान्या से लड़ाई के बाद जिस तरह अंजुमन ने मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी, उसी तरह शायद अभीरा को भी लगा होगा कि अंजुमन का दिल तोड़ने के बाद वो उससे भी पार्टनरशिप तोड़ देगा, इसलिए अभीरा ने अंजुमन की जान ले ली। अरमान हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। अरमान ने कहा, माय लॉर्ड, अदालत सबूत मांगती है। क्या इस भद्दे इल्जामों को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? वकील मुस्कुराया, सबूत है माय लॉर्ड।
दूसरी तरफ मायरा किचन में खुश होकर अभीरा का पसंदीदा खाना बना रही थी। कावेरी, मनीषा, विद्या और काजल भी उसके साथ थी। सब मिलकर अभीरा के लिए नूडल्स तैयार कर रही थी। सभी में थोड़ी हंसी मजाक हो रही थी और मायरा अभीरा के आने के लिए उत्साहित थी। काजल अभीरा के लिए खास कुर्सी लेकर आई थी, जिसे देखकर मायरा बेहद खुश हुई। विद्या मायरा की तारीफ कर रही थी। गीतांजलि दूर खड़े होकर सबको देख रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। कोर्ट में कैफे की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, जिसमें अभीरा अंशुमन की कॉफी में शुगर का पैकेट मिला रही थी। विपक्ष का वकील जज से कहता है, माय लॉर्ड, इस पैकेट को ध्यान से देखिए। अभीरा के हाथ में जो पैकेट है वो अन्य पैकेट से अलग है। अरमान ने तुरंत कहा, ये कोई दूसरे ब्रांड का पैकेट होगा। वकील मुस्कुराया, माय लॉर्ड, उस कैफे में सिर्फ एक ही ब्रांड की चीनी आती है। इसके बाद वकील ने एक डरावना सबूत पेश किया, वो पैकेट। उसने बताया कि इस पैकेट की लैब रिपोर्ट और अंशुमन की ऑटोप्सी रिपोर्ट से साबित होता है कि इस पैकेट में गैर कानूनी सब्सटेंस थे। अरमान और अभीरा हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, अभीरा ने ये पैकेट अंशुमन की कॉफी में मिलाकर उसकी जान ले ली। वो पूरी तरह अभीरा को गुनहगार साबित कर देता है। अरमान घबरा गया। उसके सारे दांव उल्टे पड़ते दिख रहे थे। दूसरी तरफ सभी अभीरा के लिए खाने की टेबल सजा रहे थे। गीतांजलि, जो अब तक खामोश खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कोर्ट में अभीरा अरमान से कहती है, अरमान, कुछ तो बोलो, जज को बोलो कि ये सब झूठ है। तभी जज ने फैसला सुनाया। अभीरा पर लगे इल्जाम साफ हो रहे थे। जज के मुंह से अभीरा को गुनहगार साबित करने के शब्द निकलने ही वाले थे। तभी अरमान चिल्लाकर बोल उठा, माय लॉर्ड, थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे पास अभीरा को साबित करने के लिए एक और सबूत है। जज हैरान होकर रुक गए। अरमान ने गीतांजलि को कटघरे में आने को कहा। गीतांजलि के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। अरमान ने गीतांजलि से पूछा, गीतांजलि, अंशुमन की मौत के समय आप कहाँ थी? क्या आप कैफे में मौजूद थी या नहीं? गीतांजलि ने परेशानी से सर हिलाया। तभी अरमान ने तान्या को बुलाया और पूछा, क्या आपको पता है कि गीतांजलि कैफे में मौजूद थी? तान्या ने ना चाहते हुए हाँ कहा। गीतांजलि की सांसें तेज होने लगी। अरमान ने गीतांजलि के हाथ पर चोट के निशान की तरफ इशारा किया और पूछा, इन निशानों का क्या मतलब है? कभी अंशुमन से लड़ाई हुई थी आपकी? गीतांजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। अरमान पूरी ताकत से बोल उठा, बताइए गीतांजलि, अंशुमन और आपके बीच अंतिम बार लड़ाई कब हुई थी और आपने उनको क्या कहा था? अरमान ने गीतांजलि को इतना डरा दिया कि उसने पूरी सच्चाई उगलनी पड़ी कि कैसे उसने अंशुमन की मदद की थी और अभीरा को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। गीतांजलि के मुंह से ये सारा सच सुनकर कोर्ट में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अभीरा भावुक होकर रोने लगी। जज ने तान्या और कृष को भी शामिल होने के आदेश दिए। जज ने अंत में फैसला सुनाया, अभीरा निर्दोष है और गीतांजलि, तान्या और कृष को अंशुमन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अरमान के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। अभीरा ने दौड़कर अरमान को गले लगा लिया। अभीरा घर आई तो सबने खुशी से उसका स्वागत किया। जो परिवार पहले बिखरा हुआ था, अब वो फिर से एकजुट हो गया। अरमान ने अभीरा को पूरा समर्थन दिया और उसे अपने लिए अपनी महानता पहचानने में मदद की। अभीरा को याद कराया कि वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है और वो अपने सपने फिर से जी सकती है। जिस तरह अरमान ने उसकी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह वो बाकी सभी लोगों के लिए आत्मनिर्भरता का आदर्श बनकर दूसरों को भी सक्षम बनाने में मदद करना चाहती है। दिल पर से बोझ हट गया तो अरमान ने अभीरा से फिर से निवेदन किया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम पर एक बार यकीन नहीं किया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम फिर से मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? अभीरा ने शर्माते हुए अरमान का हाथ थाम लिया और दोनों मिलकर एक नई शुरुआत की ओर चल दिए। सही है। अरमान और अभीरा स्तब्ध रह गए। जज ने अभीरा को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सुनते ही अभीरा टूट कर बिखर गई। कृष और तान्या के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आई और वे तुरंत वहां से चले गए। पुलिस अभीरा को लेकर जाने लगी तो अभीरा घबरा गई और चिल्लाई, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। अरमान, तुमने मुझे छुड़ाने का वादा किया था। मुझे मायरा के पास लेकर चलो। क्या तुम उम्र कैद का मतलब समझ रहे हो? मेरी पोही बड़ी हो जाएगी। मैं उसकी स्कूल, कॉलेज और नौकरी कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। मेरी बेटी मुझे भूल जाएगी। अरमान पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पुलिस अभीरा को लेकर चली गई। अरमान को वास्तविकता का एहसास हुआ और वो अभीरा के पीछे भागा। तभी अभीरा के सामने मायरा आती है और अभीरा उसे तुरंत गले लगा लेती है। मायरा पूछती है, मम्मा, क्या आपको वापस जेल भेज रहे हैं? अभीरा हाँ भरती है। तभी मायरा अभीरा को धक्का दे देती और कहती है, इसका मतलब आप बुरी हो और बुरी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती।
अभीरा मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे धक्का दे देती है। अभीरा वापस देखती है तो वहाँ मायरा नहीं होती। ये उसका भ्रम होता है। अभीरा मायरा का नाम चिल्लाती है। उसकी आवाज़ में दर्द का समुद्र उमड़ रहा था। अरमान भी अभीरा और मायरा के बारे में सोचकर बुरी तरह बिखर जाता है। जेल में अभीरा का अपमान किया गया, उसे बर्तन धोने के लिए कहा गया। एक औरत उसे डराते हुए कहती है, अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी, अब तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। अभीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को याद कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अभीरा का मुस्कुराता चेहरा, उसकी बातें, उसका प्यार, सब कुछ घूम रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और कसम खाई, मैं अभीरा को किसी भी हाल में जेल से छुड़वाऊंगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अरमान ने फैसला किया कि वो इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाएगा, और इस बार वो इतनी मजबूती से जाएगा कि सच को सामने आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसने खुद से वादा किया, अपनी अभीरा से वादा किया कि वो उसे बेकसूर साबित करके ही दम लेगा। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कहानी में एक ऐसा भूचाल आता है जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अदालत के उस तनावपूर्ण माहौल में कटघरे में खड़ी थी गीतांजलि। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अरमान के सवालों के तीर उसे चारों तरफ से भेद रहे थे। उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी आंखों के सामने अपना अंत दिखाई दे रहा था। और जब इंसान को लगता है कि वो डूबने वाला है तो वो तिनके का भी सहारा लेता है। गीतांजलि भी वही करती है। खुद को बचाने की इस आखिरी हताश कोशिश में वो एक ऐसा धमाका करती है कि पूरा कोर्ट दहल जाता है। वो फोड़ देती है क्रिश का भांडा। जी हाँ, आपने सही सुना। गीतांजलि, जो अब तक इस पूरे खेल की एक मुख्य खिलाड़ी लग रही थी, वो अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ती है और सारा का सारा इल्जाम क्रिश के सिर पर डाल देती है। वो चिल्लाकर कहती है, माय लॉर्ड, इस पूरी साजिश के पीछे वो नहीं बल्कि क्रिश का दिमाग था। मैं तो बस एक मोहरा थी जिसका क्रिश ने इस्तेमाल किया। एक पल के लिए तो किसी को यकीन नहीं होता। घरवाले, तानिया, यहाँ तक कि अरमान भी हैरान रह जाता है। क्रिश, जो अब तक एक प्यारा भाई, एक अच्छा पति होने का नाटक कर रहा था, उसका असली चेहरा सामने आने की पहली दस्तक थी। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अरमान एक बेहतरीन वकील है। वो सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करता, उसे सबूत चाहिए। और किस्मत भी देखें, बहादुरों का ही साथ देती है। अरमान की तहकीकात उसे एक ऐसे सुराग तक ले जाती है जो इस पूरे केस की काया पलट करने वाला था। अरमान के हाथ लग जाते हैं वो बेचैनी के पाउच। हाँ, वही पाउच जिन्हें अभीरा के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया गया था। वही पाउच जिन्होंने अभीरा को मुजरिम साबित कर दिया था। लेकिन अब ये पाउच मलते हैं गीतांजलि के पास। ये कैसा सबूत था जिसने गीतांजलि के झूठ के नकाब को तार-तार कर दिया? अब अरमान के पास एक मजबूत कड़ी थी। वो सीधा गीतांजलि के पास पहुंचता है। और यहाँ जो सीन होता है दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम आपको बताते हैं कि अरमान यहाँ सिर्फ एक वकील की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह खेलता है। वो जानता था कि गीतांजलि आसानी से सच नहीं उगलेगी, इसलिए वो एक जाल बिछाता है। वो शांति से गीतांजलि के लिए कॉफ़ी बनाता है और चुपके से वही बेचैनी के पाउच उसकी कॉफ़ी में डाल देता है। फिर वो शांति से उसके सामने जाकर उसको खड़ा कर देता है। और फिर जो होता है, उसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला हिस्सा बहुत जल्दी आने वाला है। ये कहानी जितनी सीधी लग रही है, उतनी सीधी नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। कॉफी का कप गीतांजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, गीतांजलि, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम सच में निर्दोष हो, तो ये कॉफी पी के दिखाओ। बस अरमान का ये एक दांव गीतांजलि के सारे धैर्य को तोड़ देता है। जैसे ही वो कॉफी में वो पाउच देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। उसकी आंखों में मौत का खौफ नाचने लगता है। वो जानती थी कि अगर उसने कॉफी पी ली तो उसका खेल खत्म। और उसकी यही घबराहट, उसका यही डर उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो गुस्से और डर के मारे वो कॉफी का कप जमीन पर फेंक देती है। और बस, अरमान को अपना जवाब मिल गया। उसे किसी कबूलनामे की जरूरत नहीं थी। गीतांजलि की इस एक हरकत ने साबित कर दिया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अरमान को यकीन हो जाता है कि अभीरा को फंसाने की साजिश के पीछे गीतांजलि का ही हाथ है। अरमान अब और भी तीखे सवाल करता है। वो पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? अंजुमन को क्यों मारा? और यहीं पर गीतांजलि पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो बच नहीं सकती। घबराहट में हकलाते हुए उसके मुंह से सच निकल ही जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब क्रिश ने किया है, मैंने तो सिर्फ क्रिश का साथ दिया था। ये शब्द कोर्ट में मौजूद हर इंसान के कानों में बम की तरह फटते हैं,
खासकर तान्या के लिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पति से वो बेइंतहा प्यार करती है, जिसका वो हर पल साथ देती है, वो किसी की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। घर वाले सन्न रह जाते हैं, उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उधर कृष जैसे ही अपना नाम सुनता है वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वो एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह तुरंत पलटी मारता है। वो चिल्लाकर कहता है, झूठ बोल रही है ये, गीतांजलि खुद फंस रही है, इसीलिए मेरा नाम ले रही है ताकि बच सके, इसका यकीन मत कीजिए। वो खुद को एक बेचारा और निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। कृष्ण ये नहीं सोचा था कि जिस गीतांजलि को वो एक कमजोर मोहरा समझ रहा था, वो उसके खिलाफ एक तुरुप का इक्का अपने पास छुपाई बैठी है। गीतांजलि हार मानने वालों में से नहीं थी। जब उसने देखा कि कृष उसे धोखा दे रहा है तो उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। वो पलटवार करते हुए कहती है, कृष, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम जब अपने सगे भाई के नहीं हुए, अपनी पत्नी के सगे नहीं रहे, तो मेरे क्या सगे होते। इसीलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे ताकि तुम कभी भी मुझे फंसा ना सको। और फिर कहानी में आता है वो सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट जो पोद्दार परिवार के घमंड और उनके तथाकथित संस्कारों के चीथड़े उड़ा देगा। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इस फ्लैशबैक में जो दिखता है वो किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसका देने के लिए काफी था। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब जब कृष गीतांजलि से इस साजिश के बारे में बात करने के लिए मिलता था, गीतांजलि बेहद चालाकी से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेती थी और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती थी। उसे कृष पर कभी भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि एक दिन कृष उसे धोखा ज़रूर देगा और इसलिए उसने अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। और उस वीडियो में जो सच सामने आता है वो दहला देने वाला है। वीडियो में कृष साफ साफ अंशुमन की मौत का प्लान बनाते हुए दिख रहा है। वो गीतांजलि से कह रहा है, गीतांजलि, अंशुमन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तान्या की हो जाएगी और क्योंकि तान्या मेरी पत्नी है तो इनडायरेक्टली वो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। वो आगे कहता है, तान्या तो बेवकूफ़ है, उसे बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मैं बहुत जल्द उसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। ये शब्द सुनकर तान्या का दिल टूटकर बिखर जाता है। जिस पति पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके प्यार में वो दीवानी थी, वही पति उसे बेवकूफ़ कह रहा था और उसकी और उसके भाई की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उसे अपने प्यार पर, अपनी किस्मत पर और अपने भरोसे पर घिन आने लगती है। पूरा परिवार शर्म से पानी पानी हो जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके घर का चिराग, उनका बेटा कृष, इतना नीचे गिर सकता है, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई की जान का सौदा कर सकता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कृष का लालच सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं था। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक और भी गहरा और घिनौना सच छुपा था। कृष गीतांजलि को एक और लालच देता है। वो कहता है, अगर तुम इस काम में मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बहुत जल्द मायरा तुम्हारी होगी। गीतांजलि पूछती है, क्या शर्त है? और कृष जो कहता है वो अरमान के प्रति उसकी नफरत और जलन को जागर कर देता है। कृष कहता है, तुम्हें अरमान भैया को हमेशा हमेशा के लिए उदयपुर से दूर लेकर जाना होगा ताकि वो वापस कभी इस पोद्दार हाउस में कदम न रख सके और ये घर, ये जायदाद, सब कुछ मेरा हो जाए। सोचिए कितनी गहरी साजिश थी ये। एक तीर से दो नहीं बल्कि कई शिकार करने की योजना थी। एक तरफ अंशुमन की प्रॉपर्टी हड़पना, दूसरी तरफ अरमान को घर से बेदखल करना और गीतांजलि को मायरा का लालच देकर अपना उल्लू सीधा करना। कृष का असली चेहरा इतना भयानक था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, कोर्ट में एक अजीब सा मातम पसर जाता है। पोद्दार परिवार के हर सदस्य का सिर शर्म से झुक जाता है। कृष की सारी हेकड़ी निकल जाती है। उसका झूठ, उसका फरेब, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। और हमारा हीरो अरमान, आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत। अब उसे किसी और गवाह या सबूत की जरूरत नहीं थी। कृष और गीतांजलि का कबूलनामा, उनकी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा अब उसके हाथ में था। अरमान अब इस वीडियो सबूत को लेकर हाईकोर्ट जाएगा। वो अपनी समझदारी, अपनी होशियारी और अपनी कानूनी दांवपेच से इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। वो एक एक करके कृष और गीतांजलि के बुने हुए झूठ के जाल को तोड़ेगा और सच को इस तरह से पेश करेगा कि जज को भी अभीरा को बाइज्जत बरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि अब कहानी में एक नया सफर शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां कृष और गीतांजलि की साजिशें बेनकाब होंगी और उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अरमान ये साबित कर देगा कि उसका प्यार सच्चा है और वो अपनी अभीरा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
ये जो नया ट्रैक आने वाला है, ये इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा से भरपूर होगा। ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पैसे और जायदाद का लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो रिश्तों की मर्यादा ही भूल जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में अरमान की जीत के बाद पोदार हाउस में क्या होता है। क्या परिवार वाले क्रिश को माफ कर पाएंगे? तान्या अपनी जिंदगी का क्या फैसला लेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अब बाकी घर वाले अभीरा को बहू के रूप में पूरे दिल से स्वीकार करेंगे? ये सारे सवाल आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। ये ट्रैक सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि रिश्तों की, भरोसे की और इंसानियत की एक बड़ी परीक्षा है। क्या आप उत्साहित हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? आपको क्या लगता है, क्रिश और गीतांजलि का क्या हश्र होना चाहिए? और क्या अब अरमान और अभीरा की जिंदगी में खुशियां वापस लौट पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल हिबा डार्लिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।